हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सुमन शेखावत। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो चलिए आज थोड़ा सा इन शॉर्ट हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हम इन टाइप के पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इन शॉर्ट कुछ साथ में कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, प्लस हम आरसीज भी सॉल्व करेंगे सो डैट थोड़ा क्लैरिटी आएगा जो भी हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कैट या फिर कोई अदर मैनेजमेंट एग्जाम लाइक आपका सी मैट या फिर स्नैप एंड मैट सी यू ई टी एक्सेट्रा, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, तो आपके जो आरसीज हैं वो हर जगह आते हैं, राइट? तो हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं आज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। बट उससे पहले आप जो है ये टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे इस टेलीग्राम पे। और यहाँ पर बेसिकली ये जो क्लास नोट्स हैं इनको भी मैं आपको शेयर करती हूँ एंड कुछ प्रैक्टिसेस भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ यहाँ, राइट? तो चलिए, एंड यस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर कंटेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि हम ना कैसे आरसीज को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, राइट? और वो कुछ ऐसी थिंग्स हैं तो यू शुड हैव नो एंड यस थिंग्स टू रिमेंबर। तो हम देखने वाले हैं कि क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आई होप पहले तो आपको राइटिंग समझ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो आई विल एक्सप्लेन। सो बेसिकली हम देखने वाले हैं आज के सेशन में कि कैसे हम आरसीज को सॉल्व करें। आरसीज को सॉल्व करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि कितने टाइप के पैसेजेस होते हैं, है ना, या कितने राइटिंग स्टाइल्स जो हैं वो हमारे पैसेजेस के होते हैं, राइट? तो ये ना हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल और थीम। तो फर्स्ट थिंग जो है वो जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपका टाइप ऑफ राइटिंग और थीम। कितने टाइप का राइटिंग है और आपका जो उसका थीम है टेक्निकली वो क्या है। अब थीम क्या होता है, देखो राइटिंग स्टाइल और थीम जो है वो बेसिकली होता क्या है। देखो राइटिंग स्टाइल मीन्स क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। जैसे नैरेटिव ले लो, नैरेटिव में आपके जो स्टोरी टाइप जितने भी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं वो सब इसी में आते हैं, राइट? जितने भी स्टोरी टाइप आपके होते हैं, जैसे कि अगर आप चेतन भगत के नॉवेल्स देखोगे या किसी के भी जो नॉवेल्स होते हैं, या फिर किसी की लाइफ हिस्ट्री बेस्ड हो सकते हैं या टेक्निकली हिस्ट्री बेस्ड हो सकते हैं, राइट? या फिर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, या जितने भी जो स्टोरी बेस है वो सब इसी में कवर होता है नैरेटिव में। फिर आपका आता है इसमें राइटिंग स्टाइल जो है वो आपका आता है सेकंड, इन्फॉर्मेटिव ले सकते हो जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन हो। डिस्क्रिप्टिव ले सकते हो जिसमें डिस्क्रिप्शन हो अबाउट एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, किसी के भी बारे में एक डिस्क्रिप्शन गिवन हो, राइट? तो इस टाइप से आपका एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल होता है। तो इस टाइप से आपके काफ़ी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी है तो एटलीस्ट आप टॉपिक के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता हो ही कि किस टॉपिक पर बेस्ड है ना? अगर आपको टॉपिक का भी आइडिया है तो मोर देन सफिशिएंट है। तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि द टाइप ऑफ आपका राइटिंग स्टाइल या थीम क्या है। सेकेंड थिंग कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखो टेक्निकली ना वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ये ए और बी टाइप के टू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट आते हैं आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड होते हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें भी कुछ टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट आप यहाँ पे ले लो डेटा गिवन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको डेटाज गिवन होते हैं, डेट्स एंड फिगर्स गिवन हो सकते हैं, या फिर आपका कोई इकोनॉमी बेस्ड है किसी भी टाइप का है तो आपको डेटाज गिवन होंगे वहां पे, राइट? सेकेंड थिंग है आपका कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन फैक्चुअल में जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जहां जिनके आंसर्स, इन फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर ना आपको सीधे सीधे पैसेज में गिवन होंगे। आपको कहीं से जाके कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा पैसेज में जाओ, आप क्वेश्चन को रीड करो, पैसेज में जाओ, तो आपको उनके आंसर्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, राइट? और वहीं अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड एग्जैक्टली आपको गिवन नहीं होते हैं, यू हैव टू इन्फर। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आपको वो निकालना है आंसर, वहां से आपको अज्यूम करना है, या आपको इन्फर करना है, या आपको कंक्लूड करना है, राइट? तो इस टाइप से होते हैं इनके क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होंगे, बट उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपको गिवन होगी। तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको वो आंसर्स खुद से फाइंड आउट करने हैं। अब ये सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको, डेटा गिवन टाइप क्वेश्चंस गिवन होंगे, या फिर ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिनके बारे में आप मतलब ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पैसेज के थ्रू आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये ट्रू है पैसेज के अकॉर्डिंग, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब आपको कोई स्पेसिफिक सेंटेंस गिवन हो सकता है ना, या कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, या वोकैबुलरी बेस्ड भी बोल सकते हो। तो इसमें ना
आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन पैसेज में जाके ढूंढिए और उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाता है। तो ये फैक्ट बेस के जो आंसर्स हैं ये आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। बट क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट है अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अजम्पशन में आपको क्या है, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ या पूरे पैसेज के लिए आपको बोला जाता है कि आप क्या अज्यूम कर सकते हो या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अज्यूम कर सकते हैं, राइट? कैन वी अज्यूम दिस? नेक्स्ट है आपके पास में कंक्लूजन या रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना? तो इस इन्फॉर्मेशन के, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, या व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड है आपका इन्फरेंस बेस्ड कि व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस सेंटेंस, हो सकता है किसी स्पेसिफिक लाइन का इन्फरेंस पूछा हो, सो व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस स्पेसिफिक सेंटेंस, व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस पैराग्राफ, या फिर व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस कंप्लीट पैसेज। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको इन्फर करना है, इट मीन्स कि आपको एग्जैक्टली गिवन नहीं है, आपको करना क्या है इनमें, इन्फर, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट एंड द वीकन द आर्ग्यूमेंट। अब ये भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, तो अब हम सॉल्व कैसे करें अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस को? देखो, जब भी आपसे अज्यूम करने को कहा जाता है तो आप ऑथर के प्रोस्पेक्टिव के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसका टॉपिक फाइंड आउट कर लीजिए, देन ऑथर के प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है होने की। सॉरी। देन सेकंड है कंक्लूजन। कंक्लूजन सीधा सीधा रिजल्ट है, आपसे जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टोरी गिवन है या कुछ भी गिवन है, तो आपसे पूछा जाता है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। तो अपने आपको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के उसका कंक्लूजन आपको बताना है, राइट? थर्ड है आपका इन्फरेंस बेस। तो इन्फरेंस में आपको क्या करना है, व्हाट कैन वी इन्फर, इट मीन्स कि आपने जैसे बचपन में आप पढ़ते थे कि आपने इससे क्या सीखा, इस स्टोरी से क्या सीखा या क्या समझ आया, तो वही आपसे पूछा जाता है इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन में, राइट? तो जब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन गिवन होना, तो आपको जस्ट ये देखना है कि आपने इस इन्फॉर्मेशन से क्या समझा, वो आपको बताना है इन्फरेंस में। स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट अगर पूछा हो आपसे, तो इट मीन्स कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चूज करनी है ABCD में से, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कुछ वैसा ही सेंस दे रही है या उसी चीज के फेवर में बोल रही है, तो आप जो उसको सपोर्ट कर रही है, फेवर में बोल रही है, तो आप किसको चूज करोगे? स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट आपका वो होगा। वही वीकन द आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है? वीकन द आर्ग्यूमेंट होगा जो आपका स्टेटमेंट है या फिर पैराग्राफ में जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जो बात चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा ऑप्शन कर रहा है या उसके अगेंस्ट में कौन सा ऑप्शन जा रहा है, राइट? तो वो आपका क्या होता है? वीकन द आर्ग्यूमेंट होता है। अब ये तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व पैसेज। अब यहां तक तो ठीक था, बट हाउ टू सॉल्व पैसेजेस को सॉल्व कैसे करें? देखो, आप कभी भी कोई भी पैसेज को देखते हो, कोई भी पैसेज सॉल्व करने जाते हो ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड किया करो, है ना? रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया करो और देखा करो किस टाइप के क्वेश्चन हैं, राइट? जिस टाइप के क्वेश्चन है ना, उस टाइप से आप पैसेज को रीड करेंगे। जैसे कि सारे क्वेश्चन अगर फैक्ट बेस है, आपको लगता है कि सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, पैसेज में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन पे फोकस करें, जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं। पूरा जो पैसेज है उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वहीं अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड अगर आपका पैसेज आया है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके, अगर क्रिटिकल रीजनिंग बेस है, तो आपको कंप्लीट पैसेज को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंड करना है, या अपने वर्ड्स में समराइज कर लो उसको और उसका मेन आइडिया देख लो, उसके बेसिस पे आपका पैसेज सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, वो मेन आइडिया बेस ही होंगे आपके। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, देन आपको क्या है, आपको पता चल गया कि किस टाइप का पैसेज है। देन आप फाइंड आउट करेंगे उसका टॉपिक, कि जो आपका पैसेज है उसका टॉपिक क्या है। टॉपिक जरूर फाइंड आउट कर लिया करो, इकोनॉमी बेस्ड है, बिजनेस बेस्ड है, फिलोसफी बेस्ड है, कौन सा टाइप का पैसेज है, वो थोड़ा आइडिया लगा लिया करो। वो रीड करके हमें आइडिया लग जाता है, राइट? नेक्स्ट है, आप देखेंगे उसका टोन या थीम। अब टोन जो है, ज्यादा अगर आपको नहीं पता है, तो आप टोन में सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और जो आपका न्यूट्रल टोन है उस पे देख लें। अब पॉजिटिव टोन कौन से होते हैं? पॉजिटिव टोन होते हैं जहां पे ऑथर क्या कर रहा हो, किसी को प्रेज कर रहा हो, किसी को सपोर्ट कर रहा हो, है ना, किसी को फेवर कर रहा हो, किसी भी चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपको काउंट कराए जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपका पैसेज कैसा है या उसका टोन कैसा है, पॉजिटिव टोन होगा। वहीं अगर हम जाते हैं नेगेटिव टोन की तरफ, तो नेगेटिव टोन में क्या होगा? क्रिटिसाइज कर रहा होगा, है ना, ऑथर किसी ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा होगा या नेगेटिव बोल रहा होगा, राइट? किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव बोला जा रहा होगा, उसके हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस आपको गिनाए जा रहे हो, मे बी ये भी हो सकता है ना?
तो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और मे बी हो सकता है किसी के बारे में कंप्लेन कर रहा हो ऑथर, तो भी क्या है, नेगेटिव है, राइट। वहीं न्यूट्रल की अगर हम बात करते हैं ना, तो न्यूट्रल में आपके सारे के सारे फॉर्मल, जितने भी फॉर्मल आपके होते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ स्टडी हो सकती है, या फिर एनी काइंड ऑफ रिसर्च हो सकती है ना, रिसर्च भी सारी इसी में आएंगी। तो एनी काइंड ऑफ रिसर्च भी अगर हो, तो ये सब किस में आती है, न्यूट्रल में, क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव, ना तो किसी चीज का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रही है, ना ही नेगेटिव एस्पेक्ट दे रही है। तो जितने भी टाइप के आपके पॉजिटिव उसमें आएंगे, जिसमें प्रेज किया जा रहा हो, सपोर्ट किया जा रहा हो, पॉजिटिव एडवांटेजेस बताए जा रहे हो। नेगेटिव होगा जिसमें आपके डिसएडवांटेजेस बताए जा रहे हो, कंप्लेन किया जा रहा हो, या नेगेटिव या क्रिटिसाइज किया जा रहा हो। न्यूट्रल में सारे फॉर्मल या फिर स्टडी या एनी काइंड ऑफ रिसर्च जो भी है वो सब फॉर्मल में आते हैं, राइट। ये हो गया, आपको टोन पता चल गया। देन आपको क्या देखना है, देन आपको फाइंड आउट करना है मेन आइडिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेन आइडिया मीन्स क्या है कि भैया मेन मुद्दा क्या है, मेन पर्पज क्या है, किस बारे में बात हो रही है। तो वो मेन मुद्दा आपको समझना इंपॉर्टेंट है, राइट, किस बारे में बात हो रही है। देन रीड द पैसेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पैसेज को रीड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलिमिनेशन टेक्निक, हमेशा आपको क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। अब एलिमिनेशन टेक्निक मीन्स क्या होता है ना, क्या है एलिमिनेशन टेक्निक, कि कैसे यूज करते हैं इसको, वो भी मैं इन शॉर्ट अभी थोड़ा सा आपको बता दूंगी। बट ओवरऑल आपको करना क्या है कि पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, फैक्चुअल हैं तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे जाइए। अगर आपको लगता है क्रिटिकल बेस क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आप पूरे पैसेज का समरी निकालिए, अपने वर्ड्स में उसको अंडरस्टैंड कीजिए, एंड देन आप क्या कर लीजिए, उसका टोन देख लीजिए और मेन पर्पज देख लीजिए, किस मुद्दे पे बात चल रही है, किस बारे में बात चल रही है, राइट। इतना कर लीजिए बस, और एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एलिमिनेशन टेक्निक हम यूज तो कर लेंगे, बट ये टेक्निकली एलिमिनेशन टेक्निक जो है ना, तो ये है क्या, एलिमिनेशन कैसे करते हैं। एलिमिनेशन, सी फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में ये एक पैराग्राफ है, राइट, ये एक पैराग्राफ है, आपने रीड कर लिया। अब आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास में आता है। ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट बता रही हूँ, हर टाइप में हम ये नहीं कर सकते, बट एलिमिनेशन टेक्निक में क्या है आपको कि 4 ऑप्शंस आपके पास में गिवन है। पहला ऑप्शन तो आप ऐसा एलिमिनेट कीजिए जो कि क्या हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, या जिसको एलियन इन्फॉर्मेशन भी हम बोल सकते हैं, जो हमें पैसेज में गिवन ही नहीं है। पैरासमरी में भी यही सेम टेक्निक यूज करनी है। तो आपको करना क्या है कि एलिमिनेशन टेक्निक में पहले तो ऐसा ऑप्शन रिमूव कर दो जो कि भैया बिल्कुल ही अलग जा रहा है ना, टॉपिक का ही नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल दो या फिर टॉपिक बोल दो, आउट ऑफ टॉपिक है, टॉपिक से ही बाहर का है। नेक्स्ट ऑप्शन आप ऐसा रिमूव करोगे जो कि क्या है, नैरो है, या फिर हो सकता है आपको लगता है ब्रॉड है ना, या तो नैरो है या फिर ब्रॉड है, या डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है। डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैरो मीन्स आपको लग रहा है कि यार जो क्वेश्चन पूछा गया है ना आपसे, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ही नहीं है। और ब्रॉड मीन्स क्या होगा कि जो पूछा गया उससे कुछ ज्यादा ही बता रहा है ये हमें। और डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या आ जाएगा, इट मीन्स कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है 80 to 90% इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बस कुछ छोटा मोटा वर्ड यूज करके कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दिया है जिसकी वजह से पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो गया, राइट। स्पेसिफिक वर्ड जैसे ऑल, ऑलवेज, ओनली, इस टाइप के कुछ वर्ड आ गए। देन हम 2 ऑप्शंस में जाके हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बस इसमें आपको क्या करना है, आप इन दोनों ऑप्शंस को ना क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप इनको कंपेयर करेंगे हमेशा एक दूसरे से, राइट। इनको कंपेयर कीजिए कि विच ऑप्शन, आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है आपको लगता है अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। आप अगर कंफ्यूज हो जा रहे हो तो इनको कंपेयर करो, दोनों में डिफरेंस क्या है। देन आप जो, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन को ना पैसेज में जाओ, पैसेज में इस बारे में कहाँ इन्फॉर्मेशन है थोड़ा उसके साथ में क्रॉस चेक करो, देन आपको फाइनली अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन टेक्निक। अब ये तो हमने देख लिया कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, तो इसका थोड़ा लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा, राइट। तो चलिए चलते हैं। ये आपके पास में एक पैसेज है, शॉर्ट पैसेज है, तो देखिए आपके वैसे ज़्यादा लॉन्ग पैसेजेस आते भी नहीं आते। इसको देखिए, ये एक आपके सामने पैसेज है, आप इसको रीड करें और देखें और अंडरस्टैंड करें कि क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका क्वेश्चन चेक करें सबसे पहले। देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द मेन आइडिया स्टेटमेंट। जो मेन आइडिया का आपका स्टेटमेंट है
है ना, जो पैराफ्रेज्ड बाय यू, आपके अकॉर्डिंग जो मेन आइडिया है उसके सबसे क्लोजेस्ट कौन सा ऑप्शन है इसमें से? इट मीन्स आपको पूरा पैसेज जो है वो रीड करना होगा और इसको अंडरस्टैंड करना होगा अपने वर्ड्स में, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पैसेज है कि आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन इज एसेंशियल है फॉर इंडियाज फ्यूचर। कि भैया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है एजुकेशन में, क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा इसका टॉपिक क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन, सिंपल सा यही है, उसी के बारे में पूरा पैसेज अगर आप इसका ओवरव्यू लेंगे, राइट? इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी इंग्लिश बाय सुमन शाह वाले टेलीग्राम पे, तो वहां जाके देख लेना, इसको खुद से भी रीड कर लीजिएगा। अभी टेक्निकली बोलना क्या चाह रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है एजुकेशन में, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे उनको फंडिंग मिलती है ना, या तो गवर्नमेंट के थ्रू हो सकती है वो, राइट, वो फंड्स जो भी उनको मिलते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या फिर कोई कुछ लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, राइट, अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो इनमें यूनिवर्सिटीज में करते हैं, राइट? तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है यूनिवर्सिटी में वो एसेंशियल है इंडिया के फ्यूचर के लिए, वो बहुत ज़रूरी है इंडिया के फ्यूचर के लिए। द प्राइवेट सेक्टर हैज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग हैंड्स विद यूनिवर्सिटीज़। अब जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उनका जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स विद स्किल्स के साथ में, कि जो भी ग्रेजुएट्स हो ना, पहले क्या होता था कि ओनली आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए फॉर एग्जाम्पल आपने बीए कर लिया या बीएससी कर लिया या बीकॉम कर लिया, जो भी है, मतलब बीटेक कर लिया, जो भी कर लिया, एक नॉर्मल एजुकेशन उसी को माना जाता था कि बीए एमए हो गया, ठीक है, हो गया। अभी अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो हैं आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ भी करवाती हैं, जो मतलब नो डाउट वो उनमें जो उनका फंड है वो अदर सोर्सेज से होता है, बट यूनिवर्सिटीज़ में आजकल उनके स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका इंटरेस्ट है इन ज्वाइनिंग हैंड्स विद यूनिवर्सिटीज टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स विद स्किल सेट दैट दे वुड नीड टू कीप द कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस में, कि उन्हें वो स्किल्स जो हैं कल को जब वो ग्रेजुएट होकर यहाँ से निकलें तो जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है ना, वहाँ पे जो उनके स्किल्स हैं वो उनको हेल्प करेंगे उस कॉम्पिटिशन में। इट ऑल्सो नीड्स यूनिवर्सिटीज टू हेल्प विद रिसर्च, और ये यूनिवर्सिटीज को भी हेल्प करता है किसमें, रिसर्च में। The public-private partnership in my mind is not about प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। टेक्निकली मेरे अकॉर्डिंग ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है हायर एजुकेशन का, बट अबाउट हैविंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। टेक्निकली ये जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है ना, जो प्राइवेट सेक्टर वाले अगर उसमें क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन की क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव हो रहा है यूनिवर्सिटी में। कैसे? जैसे कि पहले सिर्फ फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हो, सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हो, बट अगर आपके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है तो इससे क्या होगा, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, या प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सब चीज़ों को जिनको हम बुक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका जो बिजनेस मॉडल हो गया, या फॉर एग्जाम्पल कोई बीबीए कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बीबीए कर रहा है, या फिर बिजनेस रिलेटेड स्टडी अगर कोई करता है, तो उससे होगा क्या कि अगर उसको उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी अगर करने को मिल जाए, जैसे कि आजकल इंटर्नशिप करवाई जाती है बच्चों से, अगर जो भी फॉर एग्जांपल एमबीए कर रहे हो या फिर कोई भी बीबीए कर रहा हो, तो उनसे इंटर्नशिप करवाई जाती है, उन्हें प्रैक्टिकली वो काम करने होते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा वो उस चीज़ को, वो उनकी एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। एक तो होता है कि आप कोई चीज़ को सिर्फ पढ़ रहे हो, दूसरा है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, राइट? तो उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है एजुकेशन में। टेक द एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टन यूनिवर्सिटी। आप हॉस्टन यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ओनली 33% फंड्स कम फ्रॉम स्टेट। सिर्फ 33% जो उनका फंड है सिर्फ उतना ही आता है स्टेट से, उनकी स्टेट गवर्नमेंट से, वाइल द रेस्ट आर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से उनका जो फंड है वो आता है, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन है ना, उसमें क्या है कि वो और नए तरीके यूज़ करके, अगर फंड होंगे तो और न्यू चीज़ें उसमें ऐड करके उनकी हेल्प होती है स्टूडेंट्स की, राइट? सो दीज इंक्लूड डायरेक्ट रिसर्च ग्रांट्स। अब ये सब हेल्प करता है डायरेक्ट रिसर्च ग्रांट्स में, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द इंडस्ट्रीज। सो डोनेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स
एंड फाउंडेशंस, जो डोनेशंस आते हैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से या फाउंडेशन से। अब इंडिविजुअल व्यक्ति से कैसे, जैसे कि अगर आप रतन टाटा को देखोगे तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, आप इनको देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, तो ये भी इसमें करते हैं फंडिंग, राइट, हेल्प करते हैं एजुकेशन में। एंड स्पेशल appropriations from federal and state legislatures फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल और स्टेट प्रायोरिटी। अब क्वेश्चन सिंपल सा आपसे ये पूछा गया है कि जो मेन आइडिया है, मेन पर्पस है ना, जो मेन मुद्दा है या फिर जो मेन पर्पस जो है इसका, उसके क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट सबसे क्लोजेस्ट जो है वो ऑप्शन कौन सा है इसमें से। तो देखिए और कमेंट में भी जरूर बताएं आपके अकॉर्डिंग क्या है। देखो, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना, अगर हम पूरा पैसेज को रीड करते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम रीड करते हैं, अपने वर्ड्स में कन्वर्ट अगर करते हैं, है ना, तो इसका समरी क्या आएगा कि भैया जो प्राइवेटाइजेशन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, राइट, बट जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, बट टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फिनेंस की या एक फंडिंग की नीड होती है, अगर एक प्रॉपर फंडिंग मिले, है ना। कई बार क्या होता है, रिसोर्सेज की वजह से एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हो पाती, और वो रिसोर्सेज लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किसकी नीड होगी, फंड्स की नीड होगी। तो टेक्निकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, राइट, बट जो एक फंड्स है या फिर फिनेंस है उसकी नीड होती है, एक जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, राइट, तो वी कैन से दैट, तो ये हम बोल सकते हैं। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ए से। प्राइवेट फंडिंग ऑफ एजुकेशन शुड इंश्योर, ये हमारा मेन पर्पस था जो आया कि प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होना चाहिए, बट डेफिनेटली एजुकेशन में अगर हमें इंप्रूवमेंट की नीड है तो फाइनेंस की भी नीड है, वहाँ पे फंडिंग की भी नीड है। तो फर्स्ट है प्राइवेट फंडिंग ऑफ एजुकेशन। प्राइवेट फंडिंग जो है एजुकेशन में शुड एंश्योर, उसको क्या करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए क्वालिटी, वाइल पब्लिक फंडिंग should support research and projects of national and state priority। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को देखो, ये कह रहा है कि प्राइवेट फंडिंग ऑफ एजुकेशन जो है वो शुड इंश्योर करना चाहिए क्वालिटी को, जबकि पब्लिक फंडिंग जो है वो शुड सपोर्ट करना चाहिए किसको, जो पब्लिक फंडिंग है, रिसर्च और प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट प्रायोरिटीज। अब इस ऑप्शन को देखो, क्या ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन आइडिया के आसपास है, हमारा मेन आइडिया क्या था, ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहा है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, ये तो सिर्फ फंडिंग की बात करेगी, जो प्राइवेट फंडिंग है वो ऐसे हेल्प करनी चाहिए और जो पब्लिक फंडिंग है वो ऐसे हेल्प करनी चाहिए, राइट, तो ये हमारे मेन आइडिया के आसपास भी नहीं है, तो वी कैन एलिमिनेट। सेकेंड पे आ जाइए, एजुकेशन शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड, जो एजुकेशन है वो टेक्निकली प्राइवेटाइज्ड नहीं होनी चाहिए, बट it should be financed with major share stake by the public sector for quality improvement के लिए, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इसकी हमें जरूरत है। इसको एक बार होल्ड करके रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर भी हमारे मेन पर्पस के, मेन आइडिया के आसपास है, बट एक बार इसको देखेंगे, क्लोजेस्ट आपको बताना है, तो थर्ड और CND को भी चेक करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन, ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड एजुकेशन शुड बी शेयर्ड इक्वली by the federal and state governments। ये तो हमारे टॉपिक के आसपास भी नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्रोवाइड एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कराने की, वो इक्वली शेयर की जानी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, हमारा पैसेज इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। वाई? बिकॉज नॉट गिवन, ये ऐसा कुछ गिवन ही नहीं था हमें, एलियन इन्फॉर्मेशन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एसेंशियल है, ओके, एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय, इसको अचीव किया जा सकता है बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन अप टू द सर्टेन एक्सटेंट पे। देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये वीकन द आर्ग्यूमेंट है, हमारे आर्ग्यूमेंट को ही वीक कर रहा है, तो ये क्या है, अगेंस्ट बोल रहा है या फिर क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है पैसेज को, तो वी कैन एलिमिनेट
दिस ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है इन्फॉर्मेशन के। अब आपके पास में है ऑप्शन नंबर बी ओनली, और बी करेक्ट भी बोल रहा है, राइट? किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एजुकेशन शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड, ये टेक्निकली आपको बोल भी रहा था कि जो द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इन माय माइंड इज नॉट अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा वो। उसका पॉइंट क्या था कि अगर फंड्स जो हैं वो मिलेंगे तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी एजुकेशन की। तो इसलिए जो प्राइवेट और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, राइट, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है एजुकेशन में, वो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इनहैंस होगी, इंप्रूव होगी, राइट? तो आपको बताना था क्लोजेस्ट जो है मेन आइडिया के वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको अपने वर्ड्स में करना क्या है, सबसे पहले पैसेज को रीड करो, टॉपिक देखो क्या था, टॉपिक पब्लिक प्राइवेट एजुकेशन। देन आप ये देखो कि पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। भैया पूरा पैसेज जो है सिर्फ इतना बोल रहा था कि प्राइवेटाइजेशन करने की बात नहीं हो रही है इसको, राइट? बट हमें जो फंड्स जो है वो कैसे इन्हांस कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन में, वो हमें बताया हुआ था इसमें, राइट? तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, फंड्स जो है वो, या जो फिनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और वो हमारा सिर्फ ओनली बी ऑप्शन इस बारे में बात कर रहा है। ओनली बी ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द कि एजुकेशन शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड बट शुड बी फिनेंस्ड विद द मेजर शेयर टेक, राइट, बाय द पब्लिक सेक्टर फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो बी ऑप्शन वुड बी आर करेक्ट आंसर, राइट? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इस पे मैं आरसी पे एक और वीडियो बनाऊंगी, तो वो कल आपको मिल जाएगा, इसका सेकंड वीडियो, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी मैं इसके आपको प्रैक्टिसेस वगैरह दे दूंगी। एक लॉन्ग वीडियो मतलब एक शॉर्ट पैसेज और एक लॉन्ग पैसेज के बारे में, मतलब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पैसेज को देखने वाले हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट पैसेज और, तो इसका एक और वीडियो आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, वैसे इसलिए मैं बता दूंगी। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। एंड या तो अभी आपके 6 नहीं 7 से मैं आपके PYQ स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें, और कुछ मॉक क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी प्रैक्टिस एंड मॉक्स वो हम करने वाले हैं 6 से, तो कंटिन्यू बने रहिए इस पे। एंड या तो या थैंक यू, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए। जितना आपको प्रैक्टिस शीट दिया जा रहा है उतना कर लो, एंड जितना आपको एटलीस्ट यहाँ कराया जा रहा है उतना तो कर ही लो, क्योंकि जो VRC का और जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग है उसका 100% आपका कंप्लीट मैं करा दूंगी। एंड यस, इनोवेशन का मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके साथ में शेयर कर दिया, प्लेलिस्ट को चेक कर लो, सारे वीडियोज़ हैं आपके। उतना इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर लीजिए। बाकी मैं और भी कराने वाली हूँ आपको, तो उतना एटेस्ट कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। GK के भी कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगी, उतना तो एटलीस्ट कर ही लो। या ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।